स्टार्ट होता है केमिकल काइनेटिक्स का पहला लेक्चर, जिसमें कि आप रिएक्शन की रेट्स के बारे में पढ़ेंगे और क्या मैकेनिज़्म है रिएक्शन को प्रोसीड कराने का, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। रिएक्शन के अंदर 3 क्राइटेरिया होते हैं जिनसे कि डिसाइड होता है कि रिएक्शन फिजिबल होगी। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में आप फिजिबिलिटी पढ़ते हैं वो ब्रांच कहलाती है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। कितने हद तक रिएक्शन कंप्लीट होगी यानी एक्सटेंट, ये डिसाइड करता है इक्विलिब्रियम। और अगर आपको रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट करनी हो यानी कि रेट कैलकुलेट करनी हो तो जिस ब्रांच में स्पीड या रेट कैलकुलेट होती है वो ब्रांच कहलाती है केमिकल काइनेटिक्स। गॉट इट? तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बेसिकली पढ़ना क्या है, रिएक्शन की स्पीड और उसका मैकेनिज़्म। ठीक है, काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट यहाँ पर किसका होगा, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। क्वेश्चन के अंदर केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद, तो ना तो स्पॉन्टेनिटी बताता है ना एक्सटेंट बताता है। केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली क्या बताता है, रिएक्शन की रेट बताता है। तो रिएक्शन की रेट किस में स्टडी होती है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। स्पॉन्टेनिटी डिसाइड कौन करता है, फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर केमिस्ट्री में रिएक्शन जनरली 3 टाइप की होती हैं, या तो होती है बहुत फास्ट, या फिर होती है स्लो, या फिर होती है मॉडरेट। वेरी फास्ट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो लगभग 10⁻12 सेकंड में तो कंप्लीट हो जाती हैं, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है वेरी फास्ट रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जो माइक्रो सेकेंड और पिको सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती हैं, ऐसी रिएक्शन फास्ट रिएक्शंस में रखी जाती हैं। जितनी भी आयनिक रिएक्शंस हैं, सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शंस, ये सब इंक्लूड होती हैं वेरी फास्ट रिएक्शन के अंदर। वेरी फास्ट रिएक्शन के अंदर एग्जांपल ले लिया आपने, सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन कराया, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराया सोडियम क्लोराइड के साथ, तो आपको सिल्वर क्लोराइड का वाइट पीपीटी मिलेगा। तो AgNO3 NaCl के साथ रिएक्शन करके AgCl बना रहा है। अब इस रिएक्शन को अगर आप देखो तो ये फुली आयनिक रिएक्शन है, तो ये किसके अंदर इंक्लूड होगी, वेरी फास्ट रिएक्शन के अंदर। ठीक है, AgCl का पीपीटी कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का। वेरी स्लो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनको कि ख़त्म होने के अंदर काफ़ी लंबा समय लग जाता है। ठीक है, यानी कि मंथ और ईयर्स के अंदर कंप्लीट होती हैं वो रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस किस में आ जाएंगी, वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना, तो ऐसी रिएक्शंस की जो रेट्स होती हैं वो भी लैब में स्टडी नहीं होती हैं। जैसे कि एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो प्रोसेस है, क्योंकि रस्टिंग जो होती है वो 1-2 दिन में तो हो नहीं जाती है, समय लेती है। तो ऐसी रिएक्शन जिनकी की रेट लैब कंडीशंस के अंदर डिटरमाइन नहीं हो सकती, उनको रखा जाता है वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर। मॉडरेट रिएक्शंस जो ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, यानी कि हम जो भी रिएक्शन में रेट निकालेंगे वो केवल और केवल किन की निकालेंगे, मॉडरेट रिएक्शंस की निकालेंगे। यानी कि जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं वो सब किस में आती हैं, मॉडरेट रिएक्शंस के अंदर आती हैं। कुछ एग्जांपल याद करने इंपॉर्टेंट है, जैसे कि H2O2 का डिकम्पोजिशन। तो H2O2 का डिकम्पोजिशन मॉडरेट रिएक्शंस की कैटेगरी के अंदर आता है, जिसमें कि H2O2 स्प्लिट करके H2O और O2 के अंदर कन्वर्ट होता है। इसके अलावा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का इन्वर्जन फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आता है। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर है ये, जिसमें कि केन शुगर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। तो आपने सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराया, आपको मिला ग्लूकोज और फ्रक्टोज। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डिकम्पोजिशन, जिसमें कि N2O5 ब्रेक किस में कर रहा है, NO2 और O2 के अंदर। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो किस में आती हैं, मॉडरेट रिएक्शंस की कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो मॉडरेट रिएक्शंस यानी कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात हो रही है। इन केमिकल काइनेटिक्स वी स्टडी मॉडरेट स्पीड रिएक्शन, यानी लैब के अंदर जो स्टडी होती हैं वो कौन सी होती है, मॉडरेट रिएक्शन, जिनके कि कुछ एग्जांपल याद रखने हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 एंड B2O3 आर -16176 and 1274 kilojoule per mole respectively. Can this data help us to know the rate of oxidation of aluminium and boron? ऑक्सीडेशन की रेट निकालनी है, यानी अल्टीमेटली निकालनी क्या है, रेट यानी कि स्पीड निकालनी है। और एंथैल्पी डाटा जो होता है वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड होता है, और रेट जो निकाला जाता है वो काइनेटिक्स से निकाला जाता है। सही है, यानी मैकेनिज्म से निकाला जाता है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, मैकेनिज्म तो दी नहीं है, तो क्या इस डाटा से आप रेट निकाल पाओगे?
तो आंसर है नो, इट इज़ अ थर्मोडाइनेमिक डेटा आर नॉट रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर मोस्ट रैपिडली एट रूम टेम्परेचर। मोस्ट रैपिडली मतलब वेरी फास्ट। तो 4 ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से आप ये छाटो कि वो कौन सी रिएक्शंस हैं, वो कौन सी रिएक्शन है जो आयनिक है। तो पहली वाली मॉलिकुलर है, सी वाली मॉलिकुलर है, डी वाली मॉलिकुलर रिएक्शंस हैं, लेकिन जो बी वाला है वो कैसी रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन, जिसमें एच आयन ओ एच आयन के साथ कंबाइन होकर वाटर को बना रहा है। सही आंसर हुआ बी। स्पीड ऑफ रिएक्शन कैन बी, रिएक्शन की स्पीड स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है। सही आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ दीज। केमिकल काइनेटिक्स में आप बेसिकली पढ़ते क्या हैं, यानी केमिकल काइनेटिक्स किस तरह की रिएक्शंस के साथ डील करता है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो होता है वो ज़्यादातर मॉडरेट रिएक्शंस के लिए स्टडी करा जाता है। काइनेटिक्स जो डील करी जाती है वो मॉडरेट रिएक्शंस के लिए होती है, क्योंकि काफ़ी स्लो काफ़ी फास्ट रिएक्शन स्टडी नहीं होते लैब के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं रेट यानी कि स्पीड यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे कि ये कार है, ये अपने इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंच रही है, सही है। अब अगर मुझे इस गाड़ी की स्पीड निकालनी है यानी रेट निकालनी है तो मुझे कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है। यानी कि अगर ऑटोमोबाइल की आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, गॉट इट। तो स्पीड निकालने के लिए चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम किया। तो ऐसे ही अगर आपको रिएक्शन की स्पीड निकालनी है तो निकालना क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का बढ़ता जाएगा। तो ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट। अगर आपको रिएक्शन की रेट स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है तो रेट स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर फॉर्मूला चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। यानी रेट का मतलब क्या हुआ, तो डेफिनेशन आ गई रेट की, रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइन एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, गॉट इट। रेट को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, तो रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें हैं, रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होता जाएगा और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। आप रिएक्शन की रेट को रिएक्टेंट के डिसअपियर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के अपीयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको रेट निकला है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में निकाला जा सकता है रेट। तो रेट हो गया डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, गॉट इट। ये तो आ गया रिएक्टेंट के टर्म में रेट। और अगर प्रोडक्ट के टर्म में निकालोगे तो रिएक्टेंट की पहले कंसंट्रेशन कितनी थी R1, टी टाइम बाद कितनी हो गई R2, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ, चेंज इन टाइम कितना हुआ T2 माइनस T1। उस टाइम इंटरवल के अंदर कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया रिएक्टेंट के, R2 माइनस R1। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि डेल्टा R अपॉन डेल्टा T क्या वैल्यू हो गई, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, सही है। अब R2 और R1 में से अगर आप चेक करो तो R2 की वैल्यू क्योंकि R1 में से कम होगी तो रेट जो आ जाएगा वो नेगेटिव के अंदर आ जाएगा, सही है। रेट नेगेटिव में नहीं आता, रेट पॉजिटिव में लिखा जाता है, इसलिए रिएक्टेंट के आगे क्या लगाओगे आप, माइनस साइन लगाओगे, सही है, ताकि रेट का आंसर किस में आए, पॉजिटिव के अंदर। अब आप प्रोडक्ट के टर्म में अगर रेट निकालेंगे तो आप बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी। तो रेट के लिए फॉर्मूला आ गया इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो प्रोडक्ट की पहले कंसंट्रेशन क्या रही P1 T1 टाइम में, और T2 टाइम बाद कंसंट्रेशन कितनी हो गई P2, क्योंकि P2 ग्रेटर होगा P1 से। तो चेंज कितना हुआ P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, सही है। रिएक्टेंट अगर आप प्रोडक्ट के टर्म में रेट निकालते हो तो प्रोडक्ट के टर्म में जो रेट आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि P2 ग्रेटर हुआ किससे, P1 से। तो रिएक्शन की रेट हमेशा रिएक्टेंट के टर्म में नेगेटिव होती है और प्रोडक्ट के टर्म में कैसी होती है, पॉजिटिव। बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ लगातार बढ़ता जाएगा। हमने दोनों ग्राफ को आपस में मिला दिया तो ये आ गया कंबाइन ग्राफ निकल करके, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार टाइम के साथ बढ़ रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ लगातार कम हो रही है, ठीक है। तो ये तो कंसंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ आया, और नीचे वाला जो ग्राफ है वो किसका है, रेट का टाइम के साथ। यानी रेट जो होती है वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार कम होता जा रहा है, तो रिएक्टेंट टर्म में जो रेट है वो लगातार कम होती जा रही है। बात करते हैं रेट की यूनिट की।
तो यूनिट निकालने का तरीका क्या है, रेट का फॉर्मूला क्या बताया, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो रेट की यूनिट क्या होगी, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम कर दो। कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, सही है, या मोल पर लीटर यानी कि मोलर। तो आप लिख सकते हो मोलर पर सेकंड, या मोल पर लीटर पर सेकंड, या मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है, या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर मिनट। टाइम तो आप मिनट सेकंड आवर किसी में ही मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस रिएक्शन के लिए अगर आप रेट की यूनिट निकालोगे तो गैस का आपको लेना होगा प्रेशर और डिवाइड करना होगा टाइम के साथ, सही है। कौन सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर या बार। तो यूनिट आ जाएगी एटमॉस्फेयर पर सेकंड या एटमॉस्फेयर पर मिनट, ठीक है। एमसीक्यू के अंदर आ जाओ तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ऐसी रिएक्शन जिनमें कि गैसेस इन्वॉल्व होती हैं उनकी यूनिट किस में निकाली जाती है, एटमॉस्फेयर पर सेकंड के अंदर निकाली जाती है। सही आंसर हुआ सी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डैश विद टाइम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट जनरली दो टाइप का होता है, पहला होता है एवरेज और दूसरा होता है इंस्टेंट। रेट कितने तरीके का हुआ, दो तरीके का, एक हुआ एवरेज और एक हुआ इंस्टेंट। मान लो कि एक स्टूडेंट को अपने घर से स्कूल जाने में 20 मिनट का समय लगता है और डिस्टेंस घर से स्कूल का 10 किलोमीटर दिया हुआ है। तो उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई निकल के, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 और टाइम कितना है 20 मिनट। तो रेट कितनी आ गई निकल करके 0.5 किलोमीटर पर मिनट। ये निकल करके आ गई आपके पास एवरेज रेट, यानी कि आप बोल सकते हो उसको एवरेज स्पीड, ठीक है। अब ये पूरी जर्नी में क्या रही, कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर मान लो कि रास्ते में कहीं पर उसको कोई सिग्नल मिल गया, रेड सिग्नल, जहाँ पर कि वो रुका, उसकी गाड़ी रुक गई कितने मिनट, 8 मिनट, सही है। तो उस वक्त जो आपने रेट निकाला वो रेट कहलाएगा इंस्टेंट रेट, फॉर्मूला। अब अगर रुका हुआ तो डिस्टेंस क्या हुआ 0, टाइम से डिवाइड करोगे तो इंस्टेंट रेट का आंसर क्या आ गया 0। गॉट इट। तो इंस्टेंट रेट जो होती है वो टाइम के साथ लगातार चेंज होती है। इंस्टेंट रेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एवरेज रेट का बेसिकली मतलब क्या हुआ, तो एवरेज रेट रिएक्शन की पूरी जर्नी के अंदर निकाली जाती है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मान लो 1 मोल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सही है। पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 है और प्रोडक्ट का P1 है, सही है, T1 टाइम पर। और T2 टाइम पर जो कंसंट्रेशन हो गई रिएक्टेंट की वो R1 से R2 हो गई और प्रोडक्ट की P1 से P2 हो गई। अब आपने निकाला एवरेज रेट किसके टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में। तो रिएक्टेंट तो टाइम के साथ कम हो रहा है ना, डिक्रीज़ कर रही है उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो आपने लगा दिया माइनस साइन डेल्टा R अपॉन डेल्टा T रिएक्टेंट के लिए, यानी कि R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, सही है। रिएक्टेंट के आगे क्या लगाना होगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ लगातार डिक्रीज़ कर रही है। और अगर आप प्रोडक्ट के टर्म में निकालोगे तो प्रोडक्ट तो टाइम के साथ लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, तो प्रोडक्ट के लिए क्या लगाओगे पॉजिटिव, यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। क्या वैल्यू हो गई P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी प्रोडक्ट के लिए रेट कैसी रहती है पॉजिटिव, क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का टाइम के साथ मैंने ग्राफ लिया, तो इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होगी और टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। मान लो T1 टाइम पर, ठीक, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो है R1, सही है। और T2 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, कितनी हो गई, R1 से R2 हो गई, ठीक है। अब मैंने ग्राफ लिया तो ग्राफ कैसा आया, हाइपरबोला, यानी टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार कम होती जाती है। अब अगर आपको एवरेज रेट निकालना है तो जो ग्राफ का स्ट्रेट लाइन पार्ट है वहाँ से आप ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लें, रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा R अपॉन डेल्टा T को। व्हाट इट, माइनस साइन का मतलब टाइम के साथ रेट गिर रही है लगातार, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट के टर्म में निकालोगे तो प्रोडक्ट पहले P1 था T1 टाइम पर, T2 टाइम पे प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई P2। आपने ग्राफ ड्रॉ किया, अब ग्राफ का स्ट्रेट लाइन जो पार्ट है उससे आप क्या निकालोगे, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट की क्या वैल्यू हो गई, प्लस के अंदर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T,
यानी कि P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। लेकिन ये जो रेट आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट की तो कंसंट्रेशन लगातार टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नेगेटिव साइन का रिएक्टेंट यानी कि ना नेगेटिव साइन टू द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मीन्स व्हाट। नेगेटिव साइन का मतलब क्या, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज कर रही है। रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट। क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज रेट निकालिए मिनट के अंदर और सेकंड के अंदर। तो एवरेज रेट निकालने के लिए फॉर्मूला रिएक्टेंट के टर्म में निकाल रहे हो, माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी करोगे, सही है। तो डेल्टा आर का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना रह गया 0.02, इनिशियल कितना था 0.03, तो 0.02 माइनस 0.03 डिवाइड बाय 25। सॉल्व कर लिया, रेट आ गया निकल करके 4 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। अब अगर आपको सेकंड में निकालना है, सही है, तो मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 25 × 60 कर लिया, सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 6.67 × 10⁻⁶ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि C4H9Cl की हमने हाइड्रोलाइसिस कराई, हमको C4H9OH मिला और HCl मिला। C4H9Cl क्या है, ब्यूटाइल क्लोराइड, सही है। अब आपसे क्वेश्चन में कहता है कि हर 50 सेकंड के अंदर C4H9Cl की जो कंसंट्रेशन है वो लगातार कम होती जा रही है, सही है। पहला टाइम इंटरवल 0 से 50 का, अगला टाइम इंटरवल 50 से 100 का। तो अगर आप चेक करो तो टोटल 800 सेकंड के अंदर कंसंट्रेशन C4H9Cl की यानी रिएक्टेंट की लगातार कम हुई है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एवरेज रेट निकालनी है रिएक्शन की, सही है। एवरेज रेट जो निकालनी है वो फर्स्ट इंटरवल में निकालनी है, यानी कि 0 से 50 सेकंड के लिए। तो 0 सेकंड पे कंसंट्रेशन क्या थी 0.1, ठीक है, और 50 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.0905। ऐसे ही आपको सेकंड टाइम इंटरवल में निकालनी है। कैसे निकालोगे, तो एवरेज रेट जब आप फर्स्ट टाइम इंटरवल में निकालोगे तो चेंज कंसंट्रेशन का हुआ R2 - R1 अपॉन T2 - T1, ठीक है ना। तो R2 के अंदर और R2 - R1 कर लो, तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई 0.0905 माइनस 0.1 डिवाइड बाय 50 - 0। तो फर्स्ट टाइम इंटरवल का रेट आ गया सॉल्व करके 1.9 × 10⁻⁻⁴, सही है। अब आप सेकंड टाइम इंटरवल के लिए निकाल लो, तो सेकंड टाइम इंटरवल के लिए कैसे निकालोगे, अगर नेक्स्ट 50 सेकंड के लिए निकालोगे यानी 100 - 50, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल कर लिया, सॉल्व किया, वैल्यू कितनी आ गई 1.7 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये निकल के आ गई आपके पास रेट फर्स्ट इंटरवल और सेकेंड इंटरवल के अंदर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि C4H9Cl की कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइम्स पे बताइए क्या क्या होंगी, यानी कि डिटरमाइन पूछा गया है कि इंस्टेंट रेट की वैल्यू क्या होगी 600 सेकेंड, 250 सेकेंड, 350 सेकेंड और 450 सेकेंड्स, सही है। तो आपको जो टेबल दी गई थी वो ये थी, ठीक है ना। अब आप इंस्टेंट रेट की वैल्यू निकालेंगे, तो इंस्टेंट रेट की जो वैल्यू निकालेंगे उसको निकालने के लिए जो एवरेज रेट का आपने ग्राफ बनाया है उस ग्राफ के अंदर आपको डालना है टेंजेंट। जो टेंजेंट है वो आपको डालना होगा एक बार 600 सेकेंड पर, एक बार 250 सेकेंड पर, एंड सो ऑन, सही है। तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, हमको कंसंट्रेशन गिवन दी हुई थी इन टाइम इंटरवल्स पर, ठीक है। कंसंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ निकाला, ग्राफ आया हाइपरबोला, लेकिन मुझे निकालना है 600 सेकेंड पर, ठीक है। तो ये हो गया टाइम इंटरवल 600 सेकेंड का। इंस्टेंट रेट एट t = 600 सेकेंड। तो हमने इसका जो स्लोप निकाला यानी कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा करके, तो वैल्यू हो गई 0.0165 माइनस 0.037 डिवाइड बाय 800 माइनस 400, क्योंकि 800 से 400 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 400 सेकेंड के लिए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। सॉल्व किया, आ गई वैल्यू व्हाट इट। ऐसे ही आप 250 सेकंड्स के लिए निकाल सकते हैं, 350 के लिए निकाल सकते हैं, 450 के लिए निकाल लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि रिएक्टेंट का 2 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कोई रिएक्टेंट ए है, 2A गिव्स प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन 0.5 से 0.4 रह गई, 10 मिनट्स के अंदर रेट निकालनी है।
सही है। तो उसका जब आप रेट निकालोगे तो जो स्टोकियोमेट्री है वो कितनी है 2, उसे आप रेसिप्रोकल में कर दीजिए, तो ये 2 का हो गया 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि रिएक्टेंट तो बाहर लगाना होगा माइनस साइन। अब डेल्टा ई की वैल्यू लग दीजिए, सही है। चेंज कितने का हुआ भाई, 0.5 से 0.4 हुआ ना, तो 0.4 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 10। सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर मान लो रिएक्शन में स्टोकियोमेट्री दी जाती है, यानी मोल्स दे दिए जाएँ ए के बी के, सही है। तो रेट आपने जब ए के रेस्पेक्ट में निकाला तो ये हो गया माइनस का डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और बी के रेस्पेक्ट निकालेंगे तो प्लस का डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, और किसी इंस्टेंट पे निकालेंगे, सही है। रेट मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो जब आप किसी इंस्टेंट पे निकालते हैं तो जो रेट रिएक्टेंट के टर्म में निकाली जाती है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो रेट की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। ये जो डेल्टा का साइन लगा करके आपने रेट निकाला है, इसको आप बोलोगे एवरेज रेट, यानी रेट को आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी के टर्म में भी निकाल सकते हो, सबकी वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल करना होता है। रिएक्टेंट के लिए माइनस और प्रोडक्ट के लिए प्लस। अब आपको रिएक्शन दे दिया जिसमें कि ए का N1 मोल, बी का N2 मोल, सी का M1 मोल और डी का M2 मोल बना रहा है। अब रेट आपको निकालनी है, तो ए की जो स्टोकियोमेट्री उसे रेसिप्रोकल में लिख करके, यानी कि माइनस का 1/N1 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस का 1/N2 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस का 1/M1 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी एंड प्लस का 1/M2 डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। क्वेश्चन में कह रहा है कि रिएक्शन दी हुई है, रेट का एक्सप्रेशन ड्रॉ करिए। रेट का क्या एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। ऐसे इस रिएक्शन का एक्सप्रेशन बना लो। गॉट इट। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2N2O5 ब्रेक करके 4NO2 और O2 को बना रहा है। इस एक्सप्रेशन का रेट आपको कैलकुलेट करना है। रेट कैसे निकलेगा, माइनस का 1/2 डी डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। क्वेश्चन में कह रहा है कि N2 3H2 के साथ रिएक्ट करके 2NH3 बना रहा है। रेट का एक्सप्रेशन निकालिए, तो माइनस का डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। गॉट इट। बात करते हैं इंस्टेंट रेट की। तो इंस्टेंट रेट यानी कि स्पेसिफिक इंस्टेंट पे निकाला गया, यानी शॉर्ट टाइम इंटरवल पे निकाला गया रेट। गाड़ी का स्पीडोमीटर क्या बताता है आपको, इंस्टेंट रेट की वैल्यू बताता है, ठीक है। तो जब टाइम इंटरवल बहुत कम हो, यानी कि डेल्टा टी जब आप टेंड्स टू 0 कर दोगे, तो उस सिचुएशन में जो डेल्टा आर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि डेल्टा का साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशियल के अंदर, सही है। तो अगर ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका रेट निकालोगे तो डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, माइनस का DPCl5 अपॉन DT इज इक्वल्स टू DPCl3 अपॉन DT इज इक्वल्स टू DCl2 अपॉन DT। डेल्टा लगाते हैं लार्जर चेंज के लिए, और डी कब लगाते हैं, डिफरेंशियल लगाते हैं स्मॉल चेंज के लिए, क्योंकि काफ़ी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अगर रेट निकालोगे तो कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा इतने शॉर्ट टाइम इंटरवल के अंदर वो ना के बराबर आएगा। तो रेट की वैल्यू कैसी आएगी, कांस्टेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2N2O5 ब्रेक करके 4NO2 और O2 को बना रहा है। रेट निकालिए, तो माइनस का 1/2 DN2O5 ओवर DT इज इक्वल्स टू 1/4 DNO2 अपॉन DT इज इक्वल्स टू DO2 बाय DT। गॉट इट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर करना कुछ नहीं है, जो स्लोप आपको दिया था, जो कर्व आपको हाइपरबोला दिया था, बस उस पर क्या डालना है, स्लोप की वैल्यू, ठीक है। यानी टेंजेंट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, इंस्टेंट रेट की वैल्यू को। गॉट इट। इंस्टेंट रेट कितना हो गया रिएक्शन का, इंस्टेंट रेट हो गया शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, दैट इज dr/dt, माइनस साइन रिएक्टेंट के लिए, सही है। यानी कि रेट जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, ग्राफ के स्लोप से,
सही है, या टेंजेंट डाल करके आप जो स्लोप निकालेंगे उसकी वैल्यू से। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेट का रिएक्शन, रेट दी हुई है रिएक्शन की, N2 3H2 गिव्स 2NH3। एक्सप्रेशन सही बताना है कौन सा हुआ, सही आंसर क्या हुआ। तो इसका सही आंसर हुआ N2 और H2 के लिए तो माइनस साइन लगाओगे, NH3 के लिए प्लस साइन। सही आंसर हुआ ए। गॉट इट। इस रिएक्शन का क्या हुआ सही आंसर, बी। ओके, रिएक्शन दे रखी है आपको 2N2O5 4NO2O2। सही रेट क्या हुआ, आंसर है सी। इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो डायरेक्टली क्योंकि NO2 के टर्म में दिया हुआ है ये, तो आप क्या करोगे, पहले रेट का एक्सप्रेशन ड्रॉ कर लो इसका। तो इसके रेट का एक्सप्रेशन हो गया 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। ठीक है ना, तो आपने रेट निकाल लिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में, ये आ गई पूरी रिएक्शन की रेट। तो रेट का आंसर क्या हुआ, 1/4 dNO2/dt। रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकाली गई जो रेट होती है वो क्या कहलाती है, इंस्टेंट रेट। इंस्टेंट रेट कैन बी फाउंड, इंस्टेंट रेट ग्राफिकली तो कैलकुलेट करोगे स्लोप डाल करके। दिस इज कंप्लीट लेक्चर, थैंक यू।